नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर मैं बाई चांस आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि काफ़ी बहुत कमेंट होते हैं आप लोगों के और मैं चाहता हूं कि मैं हर एक का जवाब दूं और मैं देता भी हूं काफ़ी का, लेकिन बाई चांस अगर स्किप हो जाए आपका कमेंट तो आप मेरे होम पेज में, जो मेरा चैनल है उसके होम पेज में मेरा यूट्यूब बैनर है, वहाँ पे मेरा नेम और फ़ोन नंबर लिख रखा है। दोस्तों, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर लीजिए। मैं डायरेक्ट ज़्यादातर मैं सबके कॉल अटेंड करता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ और उनके क्वेश्चंस है, जो उनकी प्रॉब्लम है, उनके आंसर भी देता हूँ। बाई चांस अगर कमेंट छूट जाए मेरे से रिप्लाई करना आपका, तो आप डायरेक्ट वहाँ से नंबर ले लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल से होम पेज में आकर। वहाँ पे डायरेक्ट मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। आपको किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत हो, पेंशन से रिलेटेड या फिर किसी चीज़ से भी रिलेटेड। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, जब कोई पेंशनर रिटायर होता है, मान लीजिए कोई 31 मार्च को रिटायर हो रहा है, तो दोस्तों उसे एक दिन पहले या 31 मार्च को ही उसे पीपीओ दिया जाता है। पीपीओ डिपार्टमेंट के थ्रू बनाकर दिया जाता है। पीपीओ का फुल फॉर्म होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। दोस्तों, पीपीओ में आपकी पूरी जितनी भी सर्विस है उसका पैसे का लेखा जोखा होता है। पीपीओ में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी ग्रेजुएटी कितनी मिल रही है, आपका कम्यूटेशन कितना मिल रहा है, बल्कि फैमिली मेंबर्स की भी डिटेल उसमें मेंशन होती है अगर आपने नॉमिनी कर रखा है। सारी चीज़ें आपकी पीपीओ में होती हैं। दोस्तों, जब आप रिटायर होने वाले होते हो तो जो डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं या फिर कर्मचारी हैं वो आपको बताते हैं, जब आपको पीपीओ हैंड ओवर करते हैं, आपको देते हैं, तो बता देते हैं आपको कि जो ये पीपीओ है ये बिल्कुल आप संभाल के रखना। आपका ये जो पीपीओ है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कभी खोने मत देना। दोस्तों, अगर आप अपना पीपीओ खो देते हैं तो दोस्तों आगे आपके लिए बहुत दिक्कत होती है। आपकी पेंशन तो मिलती रहती है, लेकिन अगर आपको पेंशन की स्टेटमेंट चाहिए या कोई आपकी पेंशन रिवाइज हुई आगे, तो जब आप डिपार्टमेंट के पास जाते हो अपना कोई फॉर्म या पर्चा लेने, तो वो सबसे पहले आपको बोलते हैं पीपीओ है क्या आपके पास। दोस्तों, अगर आपके पास पीपीओ है, संभाल के रखा है, तो आपकी सारी चीज़ें, आपकी स्टेटमेंट, पेंशन की स्टेटमेंट, जो भी रिवाइज हुई पेंशन उसकी आपको स्टेटमेंट चाहिए, कुछ भी आपको पेंशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो बैंक वाले या फिर डिपार्टमेंट वाले सबसे पहले आपका पीपीओ नंबर पूछते हैं। क्या आप पीपीओ किताब या कोई पीपीओ कॉपी लाए हैं? तो जब वो आप बता देते हैं तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देते हैं। तो दोस्तों, अभी आप रिटायर हो चुके हो दोस्तों, तो आपके पास पीपीओ होगा। पीपीओ को लेमिनेट करके बहुत अच्छे से संभाल के रखिए, उसे खोने मत दीजिए। और आप रिटायर होने वाले हो आगे, तो जब आपको पीपीओ मिलेगा तो उसे भी बहुत अच्छे से लेमिनेट करके, अच्छे से उसे पढ़ के संभाल के रखिएगा। दोस्तों, आपको पीपीओ बहुत संभाल के रखना है। आगे पेंशन की जानकारी लेने के लिए आपको कभी डिपार्टमेंट जाना पड़ जाए या बैंक जाना पड़ जाए, तो सबसे पहले वो पूछते हैं आपका पीपीओ नंबर। अगर आपको पीपीओ नंबर याद नहीं है तो वो आपसे बोलते हैं कि आपके पास पीपीओ बुक है, पीपीओ की कोई कॉपी है। दोस्तों, इसलिए पीपीओ रखना और संभालना आपकी जिम्मेवारी है, ताकि आपको आने वाले टाइम में पेंशन की अगर जानकारी चाहिए, कोई स्टेटमेंट चाहिए, तो आप पीपीओ दिखाकर सुनिश्चित कर लें कि हाँ, ये मेरे पास पीपीओ है, ये आदमी रिटायर हुए हैं या ये फैमिली पेंशनर है। तो आप वेरीफाई कर सकते हैं पीपीओ दिखा के। अगर आपके पास कुछ पीपीओ ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा ये पेंशनर है, ये रिटायर हुआ है और इसकी पेंशन शुरू हो रखी है, या फिर ये फैमिली पेंशनर है, इसकी फैमिली पेंशन शुरू हो रखी है। तो संभाल के रखिए पीपीओ। दोस्तों, अगर आपके पास पीपीओ नहीं है तो आप डिपार्टमेंट जाके या बैंक जाके उसकी एक कॉपी ले सकते हैं। ओरिजिनल पीपीओ तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। एक बार पीपीओ बनता है ओरिजिनल, जब आप रिटायर होते हैं वो आपको दे दिया जाता है। अगर आपका पीपीओ उसके बाद खो जाता है तो ओरिजिनल पीपीओ आपको कभी नहीं मिलता है। आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी अपने डिपार्टमेंट से या फिर बैंक से ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा या फिर डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉपी डिपार्टमेंट के पास भी होती है और बैंक के पास भी होती है। तो वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा कि मेरा पीपीओ खो गया है। तो इस बिहाफ पे वो आपको जो डुप्लीकेट कॉपी है, फ़ोटो कॉपी है उसकी, वो आपको एक कॉपी दे देंगे, तब वो आप संभाल के रखिएगा। दोस्तों, कई डिपार्टमेंट के पास फ़ोटो कॉपी भी नहीं होती है।
कई डिपार्टमेंट देते ही नहीं है कि उनके पास है ही नहीं कोई कॉपी, तब इस केस में आप क्या करेंगे? दोस्तों, इस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको किसी बड़े अधिकारी के पास जाना पड़ेगा, कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको कि ये अधिकारी या फिर ये कर्मचारी मेरा पीपीओ नहीं दे रहे हैं, फ़ोटोकॉपी नहीं दे रहे हैं, तो इस केस में आपको फिर नहीं मिल पाएगा कॉपी। दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं या आप सरकारी कर्मचारी भी हैं, तो आप पेंशनरों का, फैमिली पेंशनरों का पीपीओ संभाल के रखिए, उनकी फ़ाइल में लगा के रखिए कि कभी अगर पेंशनर से, फैमिली पेंशनर से पीपीओ खो जाए तो आप इजीली तरीके से आप उसकी फ़ोटो को कॉपी करके आप पेंशनर को दे दें या फिर फैमिली पेंशनर को दे दें। और मेरा आपसे आग्रह है, अगर आप पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर है, अपने पीपीओ को बिल्कुल संभाल के रखिए, लेमिनेट करा के रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। पूरी आपकी ज़िंदगी की जो सर्विस है, जो भी आपका खर्चा है, जो भी जितना भी है, वो सब आपके पीपीओ में होता है। पूरी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल होती है। आपके मरने के बाद, आपकी डेथ के बाद फैमिली पेंशन की डिटेल उसमें होती है। तो आपको संभाल के रखना है पीपीओ। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पेंशनर का पीपीओ कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होती है। दूसरी तरफ मैं बताऊंगा फैमिली पेंशनर का पीपीओ कैसे बनाया जाता है। तो दोनों आप ये देखिएगा, मैं आपको लाइव लैपटॉप में बताऊंगा पेंशनर का पीपीओ में हम क्या क्या चीज़ें मेंशन करती है, उनका पीपीओ क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं, और फैमिली पेंशनर का जब पीपीओ होता है उसमें क्या क्या चीज़ें भरी जाती हैं। तो दोनों का मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए लैपटॉप की तरफ। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पीपीओ क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होती है, क्या क्या चीज़ें फैमिली मेम्बर्स की डिटेल होती है पीपीओ में। चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि पेंशनर का जब पीपीओ बनता है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, और जब फैमिली पेंशनर का जो पीपीओ बनता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फैमिली पेंशन का जो पीपीओ है वो कैसे बनता है। फैमिली पेंशन का मतलब है इन सर्विस किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है और जो फिर पेंशन मिलेगी वो वाइफ को मिलेगी, तो उसका कैसे पीपीओ बनता है फैमिली पेंशनर का। तो चलिए लैपटॉप की तरफ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको पेंशनर का बताऊंगा, जो पेंशनर का पीपीओ है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हम पीपीओ बनाते हैं। तो सबसे हम पेंशनर पे चलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास कुछ। तो सबसे पहले क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, पेंशनर का पीपीओ कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों, ये हमारे ऑफिस का नाम है जैसा आप देख रहे हैं। तो हम कैसे पीपीओ बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे पीपीओ नंबर, जो उसका पीपीओ नंबर है ये हम मेंशन करते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया था, पीपीओ का फुल फॉर्म होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर डिसबर्सर पोर्शन। डिसबर्सर का मतलब है कि जो भी आपकी रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है, कुछ भी आपको पेमेंट होना है, वो सब पीपीओ में मेंशन होता है, या जो आगे दिए जाने वाला होता है फैमिली मेंबर्स को, सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। तो यहाँ पे नाम होता है जो रिटायर हो रहा है पर्सन, डेजिग्नेशन होता है। तो पहले पेज में ये होता है, मैं आपको छोटा करके भी दिखाता हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके का पीपीओ होता है। तो पहला पेज आइए, अब चलते हैं दूसरी पेज की तरफ। मैं आपको चीजें दिखा रहा हूं, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें, क्या क्या चीज मेंशन होती हैं। सबसे पहले ये ऊपर ऑफिस का नाम आता है, यहां पे लिखा होता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर पेंशनर पोर्शन। ये पेंशनर पोर्शन है, यानी पूरा भाग ये पेंशनर का है। देखिए यहाँ पे पीपीओ नंबर होता है, डेबिटेबल टू पेंशन अकाउंट, यानी जो भी पेंशन बनेगी, जो भी मिलेगी आपको पेंशन, वो पेंशन के अकाउंट से, यानी जिस डिपार्टमेंट का पेंशन अकाउंट है उस डिपार्टमेंट से डेबिट होगी, उस अकाउंट से कटेगी पेंशन आपकी या ग्रेजुएटी, कुछ भी आपको मिलना है। उसके बाद फिर यहां पे आपको आपका नाम होता है। दोस्तों, ये जो लिखता है ये अधिकारी लिखता है, ये जो पीपीओ बनाता है ये अधिकारी बनाता है। पेंशन विभाग में होता है ये सारा काम, पेंशन विभाग में ये पूरा प्रोसीजर होता है पीपीओ बनाने का। यहां पे नाम होता है पेंशनर का, यहां पे कमेंस डेट होती है, यानी जब आप रिटायर हुए तो उसके अगले दिन के, मान लीजिए आप 31 मार्च को रिटायर हुए तो आपकी पेंशन स्टार्ट होगी 1 अप्रैल से। तो यहां पे डेट होती है अगले दिन की,
जब से आपकी पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। तो ये हो गया दूसरा पेज। अब मैं आपको ले चलता हूं तीसरे पेज की तरफ। बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। दोस्तों अब इस तरफ देखिए, यहां पे नीचे हस्ताक्षर होते हैं, जो अंडर सेक्रेटरी होता है या फिर जो बड़ा अधिकारी होता है उसके यहां पे हस्ताक्षर होते हैं कि उसने जांच लिया है, पूरे पीपीओ के अंदर जो डिटेल है वो सही से मेंशन करी और सही करी है। दोस्तों यहां पे लिखा है पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी वेयर पेंशन इज टू बी पेड। दोस्तों यहां पे जो पेंशनर है उसका अकाउंट नंबर होता है जहां पे उस अकाउंट में उसकी पेंशन जाएगी। तो उसका बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एफआरआई, पोस्ट ऑफिस, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून। और यहां पे उसका अकाउंट मेंशन होगा, यानी उसने अपना अकाउंट नंबर दे रखा था, तो इस अकाउंट नंबर में उसकी पूरी पेंशन, ग्रेजुटी, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट, जो भी जितना भी पैसा है पेंशन से रिलेटेड वो सब इस खाते में उसके आएगा। चलते हैं दूसरी पोर्शन की तरफ। दूसरी तरफ है पर्टिकुलर ऑफ सर्विस ऑफ द पेंशनर। क्या क्या पर्टिकुलर हैं पेंशनर के वो भी हम देते हैं। फिर यहां पे पेंशनर का नाम आता है जो रिटायर होने वाला है एम्प्लॉय का, क्या डेजिग्नेशन है उसका। यहां पे आता है उसका पे लेवल, जहां पे लिखा है पे स्केल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम उसका पे स्केल क्या था, तो पे लेवल था उसका 12, 78,800 से 209,200। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सब कुछ पीपीओ में मेंशन होता है। डेट ऑफ एंडिंग ऑफ सर्विस, अगर ये 31/12/2020 में रिटायर हो रहा है तो इसकी जो पेंशन स्टार्ट होगी वो होगी 1/1/2021 से, यानी जब आदमी रिटायर होता है तो उसके अगले दिन से, रिटायरमेंट के अगले दिन से पेंशन स्टार्ट होती है। तो इसकी पेंशन स्टार्ट हुई 1/1/2021 से। दूसरा यहां पे सेवा की अवधि होती है, तो उसने टोटल जब उसने ज्वाइनिंग करी और जब वो रिटायर हुआ तो टोटल उसने कितने साल की सर्विस करी, 36 साल करी, 1 महीना और 30 दिन। ये यहां पे उसकी क्वालिफाइंग सर्विस मेंशन करी जाती है। चलते हैं अगली तरफ, अगले पेज पे, डॉक्यूमेंट 4 पे। ये पूरा पीपीओ का है, मैंने आपको अलग अलग स्प्लिट करके दिखाया। उसके बाद यहां पे उसका पे लेवल फिर दिखाया जाता है। यहां पे आप देख रहे हैं बेसिक पे उसकी 102,800, यानी पेंशन बनाने के लिए हमने जो बेसिक पे ली वो ली 102,800। ये लास्ट पे ड्रॉन की बेसिक पे है, यानी जब वो रिटायर हो गया उसकी अगली सैलरी मिली, लास्ट सैलरी, तो उसकी ये बेसिक पे है। और पे लेवल है 12, यानी 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार इसका पे लेवल है 12 और बेसिक पे है 102,800। तो ये भी यहां पे पूरा मेंशन होता है। ये होता है एम्यूलमेंट ड्रॉन में मेंशन, जैसा कि हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं, यहां पे ये मेंशन होता है। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। दूसरा है यहां पे लास्ट पे ड्रॉन फॉर पेंशन। एक और डॉक्यूमेंट है जिसमें लास्ट पे ड्रॉन की बेसिक पे लिखी जाती है 102,800। फिर यहां पे लिखी जाती है एम्यूलमेंट फॉर फैमिली पेंशनर 102,800। पेंशनर के पीपीओ में फैमिली पेंशन की भी डिटेल होती है। उसके बाद एम्यूलमेंट फॉर रिटायरमेंट ग्रेजुटी, यानी जब उसकी ग्रेजुटी मिलेगी तो बेसिक पे ऐड होगा और उसमें 17% डीए। तो ग्रेजुटी का मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है कैसे कैलकुलेट होती है। दोस्तों आप मेरे चैनल पे सारे वीडियोस देख सकते हैं, कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट होता है, पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, लीव इनकैशमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, आश्रित पारिवारिक पेंशन किसे मिलेगी, कौन हकदार होगा, जीपीएफ कैसे कैलकुलेशन होती है, सारे आप मेरे चैनल पे जाके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ग्रेजुटी ऐसे कैलकुलेट होती है, बेसिक पे प्लस और उस पे डीए, तो ये भी मेंशन करते हैं हम यहाँ पे ग्रेजुटी के लिए। दूसरा अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेजुटी, यानी हमने कैलकुलेट कर ली पूरी ग्रेजुटी तो उसकी बनी 19,84,554, यानी उसके अकाउंट में इतनी ग्रेजुटी पे होगी, इतनी हम उसे ग्रेजुटी दे रहे हैं। तो पीपीओ में ये भी आता है। और मेडिकल का भी आता है कि वो मेडिकल का पैसा लेना चाह रहा है या फिर फैसिलिटी लेना चाह रहा है। तो अगर वो पैसा लेना चाह रहा होता यहाँ पे 1,000 रुपये आता, लेकिन ये फैसिलिटी ले रहे हैं तो इसलिए हमने लिखा ऑप्टेड फॉर पीएचएस, यानी मेडिकल फैसिलिटी लेना चाह रहे हैं वो,
यानी पैसा नहीं लेना चाह रहे वो मेडिकल का, तो ये भी मेंशन होता है। चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट की तरफ। दोस्तों ये होता है रिटायर पेंशनर का, जो आदमी रिटायर हो रहा है उस पेंशनर का पर्टिकुलर्स डाटा होता है। इसमें देखिए क्या क्या होता है दोस्तों। यहां पे आता है ज्वाइंट फोटोग्राफ, पति पत्नी की, अगर पति है पेंशनर तो पत्नी के साथ यहां पे ज्वाइंट फोटोग्राफ आएगी, अगर पत्नी है तो पति के साथ यहां पे ज्वाइंट फोटोग्राफ आएगी। तो स्पाउस की यहां पे फोटोग्राफ आती है, दोनों की आती है यहां पे। उसके बाद यहां पे फिर एम्प्लॉय का नाम आता है जो पेंशनर रिटायर हो रहा है। यहां पे परमानेंट एड्रेस आता है। यहां पे एड्रेस आप बिल्कुल ठीक दें, एड्रेस जहां पे आप रह रहे हैं उसका एड्रेस आता है आफ्टर रिटायरमेंट, यहां पे पूरा एड्रेस आता है। पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आता है, पेंशनर के हस्ताक्षर होते हैं, सब चीजें मेंशन होती है पीपीओ में। ये देखिए यहां पे अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन बिफोर कम्यूटेशन, बेसिक पे 51,400, कौन सी क्लास थी, सुपरनेशन पेंशन है ये, सेवानिवृत्त पेंशन है ये, और रूल है सीसीएस पेंशन रूल का 1972। डेट ऑफ कमेंसमेंट पेंशन यानी रिटायरमेंट से एक दिन बाद से पेंशन स्टार्ट होगी, तो 1/1/2021 आ गया। कम्यूटेड पोर्शन 20,560 यानी इसने कम्यूटेशन लिया है। दोस्तों मैंने कम्यूटेशन पे भी वीडियो बना रखा है, कैलकुलेशन के लिए आप वो देख सकते हो। कम्यूटेशन इसे टोटल मिलेगा 20 लाख कुछ, 20,21,624 उसे मिल रहा है, ये भी यहाँ पे मेंशन होता है। घटी दर की पेंशन 30,840 फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू, यानी 15 साल बाद आपका कम्यूटेशन रिस्टोर हो जाएगा, आपको फुल पेंशन मिलने लगेगी। जितना भी आपका कट रहा है पेंशन से अमाउंट, वो 15 साल बाद कटना बंद हो जाएगा, उसके बाद आपको फुल पेंशन मिलेगी। तो ये चीजें होती हैं इसमें। एक और दिखाता हूं, लास्ट डॉक्यूमेंट है, इसमें होती है फैमिली पेंशन की डिटेल। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं इसमें फैमिली मेंबर्स, अगर पेंशनर ने नॉमिनी बना रखा है तो उसमें बच्चों के नाम, वाइफ का नाम, सब कुछ मेंशन होता है। ये फैमिली मेंबर्स का कॉलम है, फैमिली पेंशन रूल 1964 के अंतर्गत इसमें पूरी डिटेल होती है फैमिली मेंबर्स की। अब नीचे देखिए यहां पे इनहेंस रेट, ये जो एप्लीकेबल है कॉलम, ये फैमिली मेंबर्स का है, ये पेंशनर का कॉलम नहीं है। अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है उसके बाद वाइफ को जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी इनहेंस रेट से बड़ी दर से 7 साल तक, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगी, 30% हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं अमाउंट। तो ये बेसिक पे का है, बेसिक पे का ये 50% है और नीचे वाला 30% है। यहां पे पीरियड भी लिखा होता है, इनहेंस रेट का और नॉर्मल रेट का। तो आप देख रहे हैं 21 से 27 तक, 7 साल तक बड़ी दर से, उसके बाद 7/12/2027 से नॉर्मल रेट से मिलेगी 30% से। तो मैंने कई वीडियोस ऐसे बना रखे हैं 50 और 30% पे फैमिली पेंशन पे, वो भी आप देख सकते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो ये चीजें मेंशन होती है पेंशनर के पीपीओ में। अब चलते हैं फैमिली पेंशनर के पीपीओ में। फैमिली पेंशनर का पीपीओ कैसे बनता है, तो ज्यादातर बिल्कुल सेम ही है, लेकिन एक दो चीजें अलग हैं। चलते हैं पहले डॉक्यूमेंट पे। तो यहां पे पीपीओ नंबर, यहां पे डिपार्टमेंट का नाम, पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, बिल्कुल सेम है, बस नेम चेंज हो जाता है। दोस्तों अब ये जो फैमिली मेंबर का नाम है यहां पे है एस मनिकम, यानी जो पेंशनर था उसकी डेथ हो गई है इन सर्विस। दोस्तों पीपीओ जब भी बनता है जब इन सर्विस किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई है, उसके बाद वाइफ को फैमिली पेंशन मिलनी है। जो पेंशनर है वो है आर सुब्रमण्यम और इनकी वाइफ का नाम है श्रीमती एस मनिकम। तो ये फैमिली पेंशनर है। डेजिग्नेशन है इनका एमटीएस, यानी जो डेजिग्नेशन है जो आर सुब्रमण्यम थे, जो जिनकी डेथ हो गई, उनका डेजिग्नेशन है ये एमटीएस। चलते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ। यहां पे पीपीओ नंबर आता है, फिर यहां पे पेंशन अकाउंट से डेबिट होगा जितना भी पेमेंट होगा। उसके बाद यहां पे वाइफ का नाम आता है, जो फैमिली मेंबर है जो पेंशन लेगी। अब वाइफ का नाम है एस मनिकम। अब इनकी जो
पेंशन स्टार्ट होगी वो होगी पति के डेथ के अगले दिन से। यानी इनकी पति की डेथ हुई 14/2/2020 में, तो पेंशन जो इनकी स्टार्ट होगी, वाइफ की जो स्टार्ट होगी, वो होगी 15/2/2020 से। ये फैमिली पेंशन के लिए रूल है, पति की डेथ के अगले दिन से। अब चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट की तरफ। दोस्तों फिर यहाँ पे नीचे साइन होते हैं अधिकारी के, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे साइन होते हैं, मोहर लगती है। उसके बाद जो फैमिली पेंशनर है उसका यहाँ पे अकाउंट नंबर होता है। तो फैमिली पेंशनर का यहाँ पे पति का अकाउंट नंबर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पत्नी का अकाउंट नंबर, फैमिली पेंशनर का अकाउंट नंबर जो बनने वाली हैं। तो यहाँ पे अकाउंट नंबर और उसका पूरा ब्रांच, बैंक का पूरा एड्रेस, तो ये पत्नी का अकाउंट नंबर है। दूसरा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आता है एम्प्लॉय का नाम जिनकी डेथ हो गई है। यहाँ पे लिखा है पर्टिकुलर ऑफ सर्विस ऑफ द पेंशनर, मृत कर्मचारी की सेवा के ब्यौरा, जो मर गया है उसका यहाँ पे ब्यौरा आएगा, उसकी डिटेल आएगी। तो जो मर गया है वहाँ पे उसका नाम आता है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या पे लेवल था उसका रिटायरमेंट के टाइम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री क्या थी, और डेट ऑफ डेथ, कब डेथ हुई। जैसे मैंने आपको बताया, जो पेंशन इनकी वाइफ को मिलेगी, स्टार्ट होगी, वो होगी 15/2/2020 से। यानी जैसा मैंने आपको बताया 14/2/2020 में इनकी मृत्यु हुई थी इस एम्प्लॉय की। उसके बाद फैमिली पेंशनर के लिए जो एलिजिबल है उसकी जो पेंशन स्टार्ट होगी वो डेथ के अगले दिन से स्टार्ट होगी। उसके बाद कितनी सर्विस करी उन्होंने वो आता है नीचे, तो 20 साल उन्होंने करी, 6 महीने और 24 दिन। तो ये देखिए सर्विस का पीरियड आ गया। फिर चलते हैं अगले डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं पे लेवल आता है, बेसिक पे कितनी थी, 33,000 थी, पे लेवल था 3rd, तो यहाँ पे इनका पे लेवल और बेसिक पे आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। यहाँ पे आता है लास्ट पे ड्रॉन ऑफ पेंशन, कितनी ड्रॉन कर रहे थे वो जो एम्प्लॉय थे जिनकी इन सर्विस डेथ हुई। यहाँ पे फिर फैमिली पेंशन टोटल 33,000, ये भी लास्ट पे ड्रॉन की है। उसके बाद कितनी ग्रेजुएटी मिली, वही बेसिक पे प्लस उस पर DA 17%, तो टोटल इनकी ग्रेजुएटी बनी 7,91,505। तो टोटल जो इनकी ग्रेजुएटी है वो पे हो जाएगी इनकी वाइफ को। दूसरा मेडिकल अलाउंस, जैसे मैंने आपको बताया ये मेडिकल अलाउंस लेना चाह रहे हैं, यानी मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले रहे, तो मेडिकल अलाउंस यहाँ पे आ गया 1,000 रुपये, तो उनको पेंशन के साथ 1,000 रुपये मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ। दोस्तों ये जो मैं आपको कॉलम दिखा रहा हूँ ये पेंशनर का है, तो इसलिए ये सारा हमने नील कर दिया, यानी क्रॉस कर दिया, ये हमें भरने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो हम PPO बना रहे हैं ये बना रहे हैं फैमिली पेंशनर का, तो इसलिए हमें पेंशनर का पर्टिकुलर भरने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये हम खाली छोड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो चलते हैं अगली। दोस्तों ये हम भरेंगे, तो एक तरफ ये क्रॉस कर रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये पेंशनर का ब्यौरा है जो हमें नहीं भरना, हमें पार्ट 3rd भरना है। हमें भरना है ये वाला कॉलम जहां पे लिखा है पार्ट 3 एप्लीकेबल ऑन डेथ वाइल इन सर्विस। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं ये PPO उनका है जिनकी एम्प्लॉय की इन सर्विस डेथ हो गई है, और उसके बाद फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है उनकी वाइफ। तो यहाँ पे आता है इनकी डिटेल, अब वाइफ की डिटेल यहाँ पे आएगी, तो ये वाला हमें पार्ट 3 भरना है फॉर्म का। तो यहाँ पे आता है वाइफ का नेम, फैमिली पेंशनर का नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, क्या रिलेशनशिप है वो वाइफ है, और उनका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे वाइफ का परमानेंट एड्रेस आएगा जहाँ पे उनकी वाइफ रह रही है। यहाँ पे पर्सनल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क की जो कॉपी हैं वो अटैच करती हैं, अपने साइन अटैच करेंगी वो एक पेपर में लिख के। चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ, और लास्ट डॉक्यूमेंट आता है ये पार्ट। अब इसमें जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो इस दर से मिलेगी, अब ये एप्लीकेबल होगा उनके लिए, यानी बढ़ी हुई दर से मिलेगी 16,500, ये मिलेगी 15/2/2020 से लेकर 2030। दोस्तों इन सर्विस अगर किसी की डेथ होती है तो जो फैमिली पेंशन है वो मिलती है 10 साल तक, पेंशनर की डेथ के अगले दिन से
10 साल गिने जाते हैं। तो 2020 से 2030 तक 10 साल के लिए, उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगी, यानी 30% हो जाएगी, और वो हो जाएगी 15/2/2030 से आगे के लिए, हमेशा के लिए। तो ये हमने दोनों बना के रखते हैं। तो अब जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो इसे देखते हुए मिलेगी, जो ये हमने बना रखी है। तो 10 साल के लिए फैमिली पेंशन मिलेगी बड़ी दर से, और 10 साल के बाद हमेशा मिलेगी नॉर्मल रेट से 30% की दर से। तो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि पेंशनर हैं उसका पीपीओ कैसे बनता है, और जो फैमिली पेंशनर है उनका पीपीओ कैसे बनता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही मैं नई वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूं अपने वीडियो के थ्रू, और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, और आपकी जितनी भी परेशानी है पेंशन से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीपीएफ से रिलेटेड, सब दूर हो जाएं मेरे हेल्प करने के कारण। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप मेरे कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए।